नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण के साथ होती है। जब संविधान सभा का गठन होता है उसके बाद से होती है। लेकिन दोस्तों, इस संविधान सभा के पीछे क्या कारण थे, भारतीय संविधान के निर्माण होने के पीछे क्या कारण थे, इसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय भी रहा है और सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सारे एग्जाम्स के अलावा आप अगर तैयारी नहीं भी करते तो ये सामान्य अवेयरनेस का प्रश्न होता है। हम सभी को ये जानना चाहिए कि हमारे संविधान का आखिर निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या वो तत्व थे जो उस समय पे विद्यमान थे और क्या क्या वो कंडीशंस थी जिसके कारण हमारा भारतीय संविधान निर्मित हुआ। तो दोस्तों, ये एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें हो जाती हैं आरंभ। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हमारे भारत में 1498 में, आपको पता है, सबसे पहले हमारे देश में यूरोपियों का आगमन होता है। 1498 में वास्को डी गामा हमारे देश में आता है। कौन आता है? वास्को डी गामा। ठीक है, यहाँ पर से शुरुआत अगर होती है तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज करके जब यहाँ आते हैं तो वास्को डी गामा को क्या मिलता है? यहाँ पर बहुत सारे मसाले मिलते हैं और जो यहाँ से मसाले वो खरीद के लेके जाते हैं और वहाँ पर बेचते हैं। आप बोलिए इतिहास विषय है, लेकिन इतिहास से ही हमारा संविधान बन के आया है। हर विषय का इतिहास होता है अपना। आप कोई सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे ही संविधान का एक इतिहास है। इसको मैं एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो में कंप्लीट करना चाहूँगा। तो वास्को डी गामा जब यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से जा करके क्या करते हैं, पुर्तगाल में या फिर वहाँ यूरोपियन देशों में अपना ये सामान बेचते हैं, मसाले यहाँ से लेके जाते हैं वो, तो उनको 60 गुना वहाँ पर रेट मिलता है। वहाँ से वो प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे पुर्तगीज़ यहाँ पर आते हैं और पुर्तगीज़ बहुत दिनों तक यहाँ पर अपना व्यापार करते रहते हैं। ठीक है, पुर्तगीज़ व्यापार जब करते रहते हैं, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक बहुत युगांतरकालीन घटना है, जो सबसे बड़ी घटना इतिहास में अगर हम माने हमारे लिए, भारत के लिए, तो वो ये है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। किसका गठन होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत को जानते हैं आप, जहाँ भारत पर सबसे पहले आधिपत्य यही करती है, अंग्रेजी जो शासन की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी करती है यहाँ पर। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब ये कंपनी का गठन क्यों होता है? ये एक चार्टर के द्वारा। अब यहाँ पर 1600 का समय है, अपन बहुत सारी चीज़ों को आसपास इर्द गिर्द की देखते चलेंगे जिससे आपको ये पूरी चीज़ याद रहे। अब 1600 का वो समय होता है जब इंग्लैंड में क्या है, मोनार्की चल रही है, राजतंत्र चल रहा है। अभी इंग्लैंड में भी या ब्रिटेन में भी यहाँ पर लोकतंत्र नहीं आया। ठीक है, तो 1600 में एक चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया जाता है। ईस्ट इंडिया ने पूर्वी देशों के लिए व्यापारिक एकाधिकार इंग्लैंड के हिसाब से दे दिए, अर्थात पूरे यूरोप के लिए नहीं, केवल ब्रिटेन के लोगों के लिए एक व्यापारिक एकाधिकार दे दिया जाता है। बाकी पुर्तगीज, फ्रांसीसी, ये सब तो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, पर इंग्लैंड की एकमात्र कंपनी यहाँ पर व्यापार करेगी, वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी का गठन चार्टर के थ्रू होता है। इसमें शुरू में ऐसा कहा जाता है, स्टार्टिंग में 234 या 237 लोग थे। स्टार्टिंग यहाँ से होती है जब इस कंपनी का गठन होता है, तो 234 या 237 लोग इस कंपनी में थे, जो वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग थे। इंग्लैंड के कौन थे? ये व्यापारी वर्ग के लोग थे। इनसे प्रोत्साहित हो रहे थे, बहुत सारा मसाला बेच रहे थे, बहुत सारे पैसे और यहाँ पर, तो ये देख रहे थे कि चीज़ें आती कहाँ से। तो धीरे धीरे जब खोज हो चुकी थी तो ये लोग भी भारत आना चालू करते हैं। तो यहाँ पर 234 से 237 मेंबर मिलके एक कंपनी का गठन कर लेते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। एक चार्टर के द्वारा इंग्लैंड के महाराज यहाँ पर करते हैं। वहाँ पर अभी राजतंत्र चल रहा है, ये बात हमको याद रखना। और भारत में कौन होगा इस समय पर? अकबर होंगे, सीधी सी बात है। अकबर का समय समाप्त होने को होगा और जहांगीर आएंगे इस समय पर, इसके बाद, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये फिर भारत आते हैं, व्यापार करने आते हैं। धीरे धीरे आपको पता है हेक्टर मुंडो आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। ये इतिहास में आप सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ पर उसका विषय नहीं है। धीरे धीरे ये क्या करते हैं, पहले ट्रेड से यहाँ पर अपना आरंभ करते हैं, ट्रेड से आरंभ करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे इनके छोटे छोटे युद्ध होते हैं, बहुत से छोटे छोटे युद्ध, छोटी छोटी संधियाँ। उसका कारण ये होता है कि ये क्या है कि ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत चलती है। तो इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में, ब्रिटेन फ्रांसीसियों के बीच में, और यहाँ पर ब्रिटेन पुर्तगीज के बीच में वहाँ पे चलती हैं ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं। युद्ध तो यहाँ पर भी उसका चुटपुट प्रभाव देखने को मिलता है। ये चुटपुट प्रभाव इसलिए हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए, अब अंग्रेज लोग ये समझ रहे हैं धीरे धीरे कि हम व्यापार करने भले आए हैं,
पर बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के यहाँ पर व्यापार करना कठिन हो जाएगा। क्यों कठिन हो जाएगा? क्योंकि फ्रांसीसी, पुर्तगीज, डच सब धीरे धीरे यहाँ पर हैं और सब लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर अच्छा व्यापार करना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो थोड़ा सा राजनीतिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आएगा, इंग्लैंड में बदलाव आएगा, भारत में नहीं। 1688 में इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति होती है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होता है। 1688 आपको सन याद रखना चाहिए, रख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण डेट होती है जो विश्व इतिहास की है, बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 1688 में इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति होती है। उसके द्वारा क्या होता है, इंग्लैंड में क्या हो जाता है कि मोनार्की का अंत हो जाता है, राजतंत्र रहता है, पर वहाँ पर क्या हो जाता है, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है, लोकतंत्र का गठन हो जाता है। संसद की सर्वोच्चता इंग्लैंड में क्या हो जाता है, 1688 में संसद की सर्वोच्चता आरंभ हो जाती है। अब यहाँ पर संसद सबसे बड़ी चीज हो जाती है। पर फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी यहाँ पर लगातार व्यापार कर रही है, ज़्यादा यहाँ पर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे इनका व्यापार आगे बढ़ता जा रहा है। बस 1688 की ये घटना इंग्लैंड में हो जाती है। अब यहाँ से इंग्लैंड में भी बहुत सारे परिवर्तन आना चालू होंगे, उसके थ्रू भारत में भी परिवर्तन आएंगे, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या परिवर्तन आते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पर देखिए इससे राजनीतिक क्या है महत्वपूर्ण, क्योंकि अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या है, राजनीतिक हस्तक्षेप करना है। अब राजनीतिक हस्तक्षेप करना है, अभी तक पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक ब्रिटेन क्राउन को कोई यहाँ पर मतलब नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कैसे पैसे कमा रही है, यहाँ से बहुत सारा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जब व्यापार कर रहे हैं ये लोग इस समय पूरे एरा में क्या हो रहा है कि भारत को फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है भारत को फायदा? भाई हमारे यहाँ से चीज़ लेके जा रहे हैं, मसाले वसाले हमको सोना ला के दे रहे हैं या हमको पैसे ला के दे रहे हैं, तो भारत को अभी फायदा होता जा रहा है, तो भारत अभी फायदे में चल रहा है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन इस समय पे हमारे देश में आर्थिक रूप से हम जरूर समृद्ध थे या जो भी था, लेकिन मानसिक रूप से या फिर हमारी सोच उतनी उच्च नहीं थी, क्योंकि आप देख रहे हैं 1688 में इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई है और हम इस समय गुलाम बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। तो भारत की यहाँ पर उस समय मानसिकता या फिर उस हिसाब की शिक्षा, उस हिसाब की सोच नहीं थी, क्योंकि आगे अभी आप और देखेंगे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो इतिहास आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब इसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करती जाती हैं और ये घटनाक्रम आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ता है कि अब अंग्रेज यहाँ पर धीरे धीरे व्यापारिक एकाधिकार की बात करने लगते हैं कि अब सिर्फ यहाँ पर हमारा ही व्यापारिक एकाधिकार हो, यूरोप की किसी और कंपनी का ना हो या फिर किसी और यूरोपीय देश का ना हो। तो वहाँ पर देखते हैं आप कि वांडीवास का युद्ध है, स्वाली का युद्ध है, ये छोटे छोटे युद्धों के द्वारा बाकी सारे जो देश हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? प्लासी का युद्ध। हालांकि इतिहास की बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड यहाँ पर कैसे इंडिया में स्टैब्लिश हुआ है। 1757 प्लासी का युद्ध होता है, 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है ना। ये दो युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए हैं दोस्तों कि यही युद्ध जो है अब बक्सर के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और बक्सर का युद्ध वो युद्ध है, बक्सर का युद्ध जो 1764 या 1764-65 में होता है। तो बक्सर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए हो जाता है, ये दोनों युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दोनों युद्धों के जीतने के दम पर ही इंग्लैंड यहाँ पर अंग्रेज के है बक्सर का युद्ध करते हैं। और बक्सर के युद्ध में जब विजित हो जाते हैं तो ये निर्णायक, यहाँ से ये निर्णय 1760 से हो जाता है कि अब भारत की सत्ता किसके हाथ में होगी? अंग्रेजों के हाथ में होगी। ये इस युद्ध से क्लियर हो जाता है। और प्लासी के युद्ध की वजह से भारत को जो सबसे वजनदार प्रांत है बंगाल, ये अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। और दूसरी चीज़, अंग्रेजों को अब ये समझ में आ गया प्लासी के युद्ध से कि भारत के लोगों को भड़काओ और भारत के लोगों से क्या कर सकते हैं, अपन शासन अपन कर सकते हैं। और ये लोग जो है तो केवल कठपुतली बनकर रह सकते हैं। प्लासी के युद्ध में आपको पता है जगत सेठ, अमीर चंद जैसे लोगों ने धोखा दिया और वो अंग्रेजों के जीत का कारण बना। ये एक जो है तो कोई लड़ाई नहीं थी, छल कपट से अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया था। इसके बाद अब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से यहाँ पर अपने हिसाब से कब्जा किया। अब ये बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर अभी अंग्रेजों यहाँ पर क्या चल रहा था भारत में, ये पूरे समय से इस समय तक क्या चल रहा था कि मुगल शासक भारत का बादशाह होता था, पूरे भारत का निर्णायक। और इस युद्ध में मुगल शासक की हार हो जाती है। मुगल शासक जानते हैं आप, 3 लोग रहते हैं इसमें, मुगल शासक की हार हो जाती है। इसमें मुगल शासक, बंगाल का नवाब और जो है
तीन लोगों के बीच, अवध के नवाब के बीच, ये तीनों मिलके यहाँ पर युद्ध करते हैं और मुगल शासक जैसा जब भारत का बादशाह हार गया तो ये युद्ध क्या कर देता है, ये निर्णय कर देता है कि अब अंग्रेजी सत्ता जो है, भारत की सत्ता जो है अंग्रेजी हाथों में होगी, मुगल शासक से छिन गई। था मुगल शासक लेकिन वो कमजोर हो गया, वो हार चुका है यहाँ पर। तो धीरे धीरे जो भी मुगल शासक आएंगे वो कमजोर रहेंगे, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली रहेंगे। तो आप देख रहे हैं बक्सर के युद्ध में क्या हो रहा है, मुगल शासक की हार हो जाती है, यहाँ पर शाह आलम द्वितीय की हार हो जाती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि, आपको पता है, उससे के थ्रू अब यहाँ पर भारत में वो अपने हिसाब से संधि रखते हैं, इसलिए इलाहाबाद की संधि महत्वपूर्ण है कि भारत में जो हमारी राजनीति में, भारत की राजनीति में हस्तक्षेप, ये सारी चीज़ जो बताई मैंने, ये इतिहास के पर्पज से तो है ही, और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप के लिए है, चाहे प्लासी के युद्ध हो, वांडीवर्स के युद्ध हो, अब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और हम राजनीति का ही पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, अपने संविधान की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, भारत की राजनीति की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास 1665 में इनकी ताकत आ जाती है। 1665 में क्या होता है दोस्तों, 1765 में यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है। और इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जानते हैं, आप आते हैं यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव आता है और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि अंग्रेजों के साथ शाह आलम द्वितीय और से अवध के बादशाह के साथ संधियाँ करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी दीवानी मामले भी अब इनके पास हो जाते हैं। अभी तक क्या था, ये रिवेन्यू यहाँ पर दे के जाते थे, अब रिवेन्यू यहाँ से लेके जाएंगे। अब देखना क्या होगा यहाँ पर, अब ये 1765 से लेके 1772-73, 1765 से 1772-73 में अब क्या करते हैं, ये यहाँ से भयानक धन लूटते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, अब ये पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके हाथ में आ जाता है, मुंबई, बहुत सारी प्रेसिडेंसी इनके हाथ में आ जाती है। तो 1772-73 तक यहाँ से भयंकर धन लेके जाते हैं। अब इंग्लैंड में भी जानते हैं आप, संसद की सर्वोच्चता हो गई है, तो यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ें जांच की जाने लगती है कि यहाँ कोई ना कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है कंपनी, बहुत बड़ी चीज़ें कर रही है। तो 1772-73 से अब बाकी की चीज़ें आरंभ होती हैं और 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और यहाँ से हम जो है संवैधानिक, अब आपका जो विकास है, ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। बाकी ये इतिहास जो सारी चीज़ों का है, तो 1765 से 70 तक क्या इंग्लैंड को लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है भारत में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, बहुत भ्रष्टाचार, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू वहाँ पर जान रहे, क्योंकि अब ये लोग यहीं से रेवेन्यू कमाते थे, यहीं से माल खरीदते थे और वहाँ ले जाके बेचते थे और सोना उनके पास रह जाता था, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू क्या है, यहीं के दाम पे उनको बेचना खरीदना है। कड़ा, इलाहाबाद की इनकी दीवानी इनके पास में थी, बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में आ गई थी, दीवानी और राजस्व दोनों मामले सब इनके हाथ में आ गए थे, अंग्रेजों के हाथ में। तो क्या हो गया था, अब बहुत मजबूत हो रही थी यहाँ पर अंग्रेज। तो यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और धीरे धीरे इनको रेगुलेट करना आरंभ करते हैं और यहाँ पर कुछ अंकुश लगाना आरंभ करती है। यहाँ पर क्या संसद, यहाँ पर इंग्लैंड की ब्रिटेन क्राउन या ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर क्या करती है, अपना हस्तक्षेप करना आरंभ करती है। तो ये पूरा यहाँ पर इतना बैकग्राउंड आपको समझना है। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो आगे की कहानी चलती है वो हम देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होता है और जो बंगाल का गवर्नर था, यहाँ बंगाल से मुख्य रूप से जीते थे, तो बंगाल का गवर्नर जो है अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा था, है ना, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा था और तीनों बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसी का हेड अब ये होने लगा था। अभी तक तीनों स्वतंत्र होते थे अपने अपने आप में। बम्बई का गवर्नर अपने हिसाब से निर्णय लेता था और बंगाल का अपने हिसाब से और मद्रास का अपने हिसाब से। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो मद्रास, बम्बई और बंगाल तीनों का हेड होता था और ये जो है तो गवर्नर जनरल, यहाँ पर गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद सृजित हो गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और धीरे धीरे ये एक्ट, अब हम एक एक एक्ट देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, फिर 1793 का एक्ट क्या है, ये 20-20 साल में जो एक्ट आते जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो अंग्रेज 1600 में आए थे और 1765 तक ये लगभग एक तरफ से व्यापारी ही थे, व्यापार के रूप में थोड़े बहुत युद्धों में हस्तक्षेप जरूर करते थे, लेकिन 1757 से या 150 साल आप समझ लीजिए ये व्यापारिक कंपनी के रूप में काम किए और उसके बाद ये धीरे धीरे भारत की परिस्थिति को भाप के प्लासी के युद्ध में इन्होंने देखा यहाँ पर क्या है, झूठ, कपट, छल वाले या फिर धोखा देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे।
तो उससे क्या हो सकता है, हमको यहाँ पर भारत में शासन करना आसान हो सकता है। ये प्लासी के युद्ध में उन्होंने समझ लिया। उसके बाद बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से हराकर बाहर किया और समझ गए कि अब यहाँ पर भारत की अंतिम सत्ता अंग्रेजों के हाथ में ही होगी, या भारत पर सत्ता करने वाला सिर्फ अंग्रेज होगा। फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध में आप समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अंग्रेजों को कैसे कैसे उनको अब रेगुलेट करना है। फिर यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट आता है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। उसके बाद हम वहाँ से लेकर और पूरा अगले लेक्चर में सारे एक्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दो काल में होता है जो इंग्लैंड का शासन भारत में, वो 2 समय पीरियड में होगा। एक तो होगा 1765 से लेके 1858 तक का, ये कंपनी का शासन होता है। किसका? कंपनी का शासन। और 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है, ये होता है ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन का शासन। तो 2 चरणों में यहाँ पर इंग्लैंड का शासन था। जब 1757 का विद्रोह आपको पता है इस पार्लियामेंट में हो गई थी, तो उसके बाद जो भारत के घोषणा पत्र आया था, उसके बाद से यहाँ पर सारी चीज़ें बदल गई थी, और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राज करने का अधिकार खत्म कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1858, 1 नवंबर 1858 से ये सारी चीज़ें बदल गई थी। आपको पता है 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत को रेगुलेट किया जाता था। अब देखिए क्या होता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, तो 1858 में यहाँ पर सारे अधिकार खत्म कर दिए गए, और 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म हो गई। अगर ये आपको याद रखना हो तो 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण तरह से समाप्त हो गया, लेकिन भारत से तो उनका काम 1858 में ही समाप्त हो गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में याद रख सकते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा परिवर्तन बहुत सारे होते हैं दोस्तों विश्व में। जब इंग्लैंड यहाँ पर खुद 1688 में रक्तहीन क्रांति के द्वारा संसद की सर्वोच्चता अपने यहाँ स्थापित कर लेता है, और इसके उपनिवेश इतने सारे थे, बहुत सारे उपनिवेश थे दुनिया भर में। इसके उपनिवेश अमेरिका सब इसके गुलाम थे। आपको पता है 1776 में ये स्वतंत्र होता है अमेरिका, 1776 में। तो 1776 के समय पे यहाँ पे फ्रांस में भी क्रांति का उद्भव होने वाला रहता है, और 1789 में फ्रांस भी जो है अपने यहाँ क्या करता है कि ये यहाँ पर उसमें फ्रांस में भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है, यहाँ पर हो चुकी। तो अब देखिए हम कितने पिछड़े चल रहे थे। 1688 यहाँ पर 100 साल बाद ये, और हम इसके 200-300 साल बाद यहाँ पर अपने अस्तित्व में आए थे, 200 साल बाद। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो आप समझ रहे हैं विश्व कहाँ चल रहा था और हम कहाँ चल रहे थे, मतलब हमारे कितना डिफरेंस था। यहाँ पर अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया, ठीक है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिख गया है, अमेरिका एक लोकतंत्र हो गया है, यहाँ पर फ्रांस हो गया है, इंग्लैंड हो गया है, और भारत अभी गुलामी की उसमें जकड़ने जा रहा है। आप देख रहे हैं समय क्या है, 1776, 1789 और ये 1757। तो ये वो कालखंड है जो विश्व को भारत से अलग थलग तरह की राजनीति में परिवर्तित कर रहा है, और विश्व किसी और जा रहा है, मतलब पश्चिमी देश किसी और जा रहे हैं, और यहाँ पूर्वी देश में ये लोग क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी गुलाम बना रहे हैं, जबकि खुद स्वतंत्र और संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर रहे हैं। तो ये राजनीति का जो बैकग्राउंड हम देखेंगे, इसको एक एक पहलू को हम साथ में लेके चलेंगे कि कैसे यहाँ पर भारत में किसका, यूरोपीय पुनर्जागरण का क्या प्रभाव होता है, भारत में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव होता है, भारत में इस क्रांति का क्या प्रभाव होता है। पहले मेंस में ये रहता था विश्व इतिहास, तो ये 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। फिर बोल्शेविक क्रांति वो तो बाद में हुई, रूस की जो भी क्रांति थी, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे, क्योंकि उससे सारे देश कहीं ना कहीं इफेक्ट होते। देखिए इससे भी हो रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर इंग्लैंड खुद ही स्वतंत्र हो रहे हैं, खुद ही संसद की सर्वोच्चता, फ्रांस हो रहे हैं यहाँ पर, और दूसरे देशों में क्या कॉलोनियाँ अपनी बसा रहे हैं। कॉलोनी बस बनाया था भारत को, जहाँ पर इनका उपनिवेश था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे इनको एक एक करके समझते जाएंगे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बात कही गई, क्या नहीं कही गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगले लेक्चर से हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और उसके आगे के सारे एक्ट देखते जाएंगे, सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, संविधान निर्माण, ये हमको कहाँ से देखना है, ये हमको देखना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और इसके बाद संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया, जितने भी एक्ट आए हैं, जो भी हुआ है, भारत की संविधान सभा के गठन तक देखेंगे। फिर संविधान सभा के गठन के बाद की जो प्रोसेस हुई है वो अलग से देखेंगे, और उसके बाद पूरा संविधान हम पढ़ेंगे जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है और आप अगले लेक्चर से 1773 का देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और संविधान निर्माण की आगे की प्रक्रिया को उस पर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों हम भारत के संवैधानिक विकास की बात कर रहे थे, संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, संवैधानिक इतिहास की बात कर रहे थे कि कैसे कैसे भारतीय संविधान आगे बढ़ा और कैसे कैसे इसका अंग्रेजों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट और कौन कौन से एक्ट ला करके धीरे धीरे इस संविधान की नींव रखी गई है, इसको आगे बढ़ाया गया। तो दोस्तों हमने देखा था सबसे पहले कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कैसे वो भारत आए, धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ रहे, कैसे उनका पुर्तगालों, डचों और फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हुए और उनको उन्होंने अलग किया और एकमात्र शक्ति के रूप में उभरे। और उसके बाद दोस्तों आपने देखा था कि कैसे यहाँ पर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे यहाँ पर उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब के साथ। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्या होता है कि जब मैंने आपको बताया था कि 1765 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास वहाँ की हो जाती दीवानी प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ से बहुत सारी लूट होने आरंभ होती है, बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। तो इन क्षेत्रों से बहुत सारी जब लूट होना आरंभ होती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस समय पर बहुत सारा धन ले लेके कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। यहाँ से तो बहुत भ्रष्टाचार वहाँ पर देखने को मिलता है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट सोचती है कि अगर ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी इतने मजबूत हो जाएंगे तो हो सकता है ये हमारे ब्रिटेन के लिए भी हानिकारक हो जाए, तो हम इनको खुद रेगुलेट करें, गवर्नमेंट उनको खुद रेगुलेट करे। जैसे कोई मान के चलिए भारतीय कंपनी है, कहीं बाहर जाए, वहाँ व्यापार करे, व्यापार करते करते धीरे धीरे वहाँ पर अधिकार कर ले, तो भारत सरकार क्या करेगी, बोलेगी भाई आप अधिकार वहाँ भले कर चुके हैं पर रूल्स रेगुलेशन हम बनाएंगे वहाँ पे कि आप कैसे क्या करेंगे, क्योंकि कल के दिन आप भारत के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको मानने का क्या करना। तो भारत में तो सरकार हमारी, हम रेगुलेट कर रहे हैं, भारत सरकार रेगुलेट कर रही है, जनता की सरकार है, तो भारत में आपके साथ प्रतिबंध कर दिए जाएंगे। तो इसी तरह की कुछ चीजें हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1773 में रेगुलेट करने के लिए, विनियमन करने के लिए इंग्लैंड की संसद से कुछ एक्ट बनाए जा रहे हैं। तो इसे कहा जा रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजों को अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है, यहाँ से विनियमन करना है। इसके उद्देश्य हैं दोस्तों 3 कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करना, थोड़ा कंट्रोल करना है और उसका विनियमन करना है, रेगुलेशन करना है। कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देना। कंपनी अभी तक क्या थी, व्यापारिक कार्य, तो अब कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी यहाँ पर मान्यता देना है। तो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को भी मान्यता देना है इनको। इसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो जाए, यहाँ पर भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए अब ये राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव यहाँ से आरंभ होती है, नहीं तो कुछ भी टूटा फूटा भारत, मतलब अलग अलग साम्राज्य थे, अलग अलग राज्य थे और सब अपने अपने हिसाब से स्वतंत्र थे, अपने अपने हिसाब से सबके कानून होते थे। तो अब क्या है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना है और कंपनी को प्रशासनिक कार्यों को देना है। तो आपको इसका उद्देश्य समझ में आ गया क्या है। इसका उद्देश्य है कि कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को हम मान्यता देंगे, कंपनी को अब हम नियंत्रित करेंगे थोड़ा और विनियमित करेंगे और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए इन्होंने क्या किया दोस्तों कि जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम का पद दिया गया। क्या दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो सीधे सीधे ब्रिटिश वहाँ पर चीज़ें अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास अपने जो राजस्व संबंधी, व्यापार संबंधी या जो भी प्रशासन संबंधी मामले हैं, इनकी बात वहां पर रखने के लिए उत्तरदायी हुआ कौन, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है तो अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। जैसे मुंबई या मद्रास की प्रेसिडेंसी है तो इनके जो गवर्नर थे, अब ये कहाँ, पहले ये स्वतंत्र थे सबके, बंगाल के अलग था, मद्रास का, मुंबई का अलग अलग, सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करते थे। अब बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बन गया है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा है कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और मद्रास और बंबई ऐसे प्रांतों के जो गवर्नर है वो इसके अंडर में रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के। तो ये चीजें समझ में आएंगी आपको क्या हो रहा है। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल आपको पता है कौन है, वारेन हेस्टिंग है। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, ये आप बहुत बार पढ़ते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, वारेन हेस्टिंग बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चीज हो गई। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद। यहाँ पर इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन करना पड़ेगा। और ये कार्यकारिणी परिषद सीधे सीधे कहाँ से, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ी हुई होगी, ताकि ये सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी। तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद, इसमें 4 सदस्य होंगे और गवर्नर जनरल को मिलाकर
5 सदस्य होंगे। तो टोटल 5 सदस्यीय परिषद यहाँ पर पूरी तरह से भारत को रेगुलेट करेगी, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो यहाँ पर 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, कि गवर्नर जनरल की अब सहायता यही करेंगे। और ये जो है गवर्नर जनरल अकेले कोई काम नहीं करेगा, बहुमत के साथ सारे काम होंगे। तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कर दिया गया। मद्रास बंबई के गवर्नर बंगाल के अधीन हो गए। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, इस अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, जो आपको पता है फोर्ट विलियम किला बना था, वहां पर क्या कर दिया गया है, अब एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में पहली बार बना कलकत्ता में। तो इतने सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मामले अब जो हैं कि बंगाल के मामले हैं या गवर्नर जनरल के मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट यही होगा। मुंबई की प्रेसिडेंसी के मामले, प्रांतीय न्यायालय तो अभी चल रहे हैं, छोटे छोटे न्यायालय वो चल रहे हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ये कर्मचारियों को रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी। क्या है आपको बताया मैंने कि देखिए वहां पर बहुत सारी प्रथाओं का दुरुपयोग चल रहा था, जैसे दत्तनी प्रथा का आपको पता दुरुपयोग चल रहा था कई सारे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक कर रहे थे, निजी व्यापार करने लगे। मतलब जैसे आपसे कोई कंपनी बोलती है कि आप क्या करिए, कोई सा व्यापार है, जैसे कोई बैटरी बेचना है या ये मार्कर बेचना है, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का है, आपको मार्केटिंग करनी है। अब आप मार्केट में आपके खुद के वो बन गए हैं, कैंडिडेट बन गए जो भी हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाते हैं, किसी रिटेलर के पास, और फिर आप दूसरी कंपनी का भी उसके पास माल बेचने लगते हैं। तो आपके पास क्या होता है, धन ज़्यादा हो जाता है, आप उससे रिश्वत ले लेते हैं कि हमारी कंपनी का कोई है तो उसको मत बताना। तो क्या करने लगते हैं कि रिश्वत लेना और निजी व्यापार, सेल्फ व्यापार नहीं करना। अब यहाँ पर लाइसेंसी व्यापार करना पड़ेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा वही व्यापार करेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने से क्या कर दिया, रोक लगा दिया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की गठन किया गया। क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी पर कंट्रोल अगर रखना है तो एक निदेशक मंडल का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब किया गया, 1773 से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कब आया, 1773 के अधिनियम से। कंपनी पर पहली बार विनियमन और नियंत्रण किसके अधिनियम के तहत हुआ, 1773 के अधिनियम के तहत। मद्रास बंबई के गवर्नर जनरल इसके अधीन आ गए। बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो इतने सारे प्रावधान है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 1773 का अधिनियम भारत में पहली बार आया है। भारत में पहली बार जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए, जब भारत में पहली बार आप देखिए तो किसी पार्लियामेंट का कंट्रोल आया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल आया है। तो धीरे धीरे यहाँ पर लिखित रूप से ये चीजें इनको सौंपी गई हैं। तो धीरे धीरे लिखित संविधान की भी नींव यहाँ से रखी जाने लगी है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाने लगी। बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें समाहित हैं। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कई लोग आपको सीधे थोड़ा सा पिट्स इंडिया एक्ट बताएंगे, उसके बाद सीधे 1793 का एक्ट बताते हैं। पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 2 बार संशोधन हुआ। पहली बार तो 1781 में हुआ है, 1781 में हुआ है। उसके बाद दूसरी बार इसमें संशोधन हुआ है 1784 में, जो पिट्स इंडिया, और 1786 में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इकट्ठा चलेगा। 1781 में इसमें संशोधन होता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है दोस्तों, गवर्नर जनरल एवं काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया। मतलब यहाँ पर क्या था, अब देखिए पहला अधिनियम है तो इसमें कई बार संशोधन होता है। जब पहली बार कोई चीज बनती है तो क्या वो जल्दी में बन जाती है। जब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें थोड़ा और संशोधन, थोड़ा और सुधार किए जाए तो और सही होगा। अब कंपनी के कर्मचारी और वो सारे लोग थे। अब हर चीज में यहाँ पर क्या थी कि 4 सदस्यीय परिषद थी। इसको हर चीज में बहुमत या फिर वीटो पावर के लिए गवर्नर जनरल के पास स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्या क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल एवं काउंसिल जो थी इसको क्या कर दिया, अब ब्रिटेन वाले बार बार वहां पर पार्लियामेंट से रोक लगा दे किसी चीज में, तो इसको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सीधे सीधे ब्रिटेन के पार्लियामेंट के गठन तहत किया गया 1773 के अधिनियम के तहत। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को मुक्त कर दिया। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अपने कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है तो जवाबदेह नहीं होगी, वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। इसके बाद राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर आ गए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में कौन, क्रिमिनल मामले बाकी सब होंगे, पर राजस्व के मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। राजस्व के मामले नहीं जाएंगे और गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल जो काम कर रही है वो मामले भी वहां नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से बाहर कौन कौन से मामले हो गए हैं, गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल से संबंधित और राजस्व से संबंधित मामले, ठीक है। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून, ये देखिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको 1781 के संशोधन अलग से बता रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए हिंदू कानून के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा,
न्याय होगा और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून के हिसाब से यहाँ पर लॉ बनाए जाएंगे, विनियम बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो हिंदुओं के लिए हिंदू कानून से और मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून से। देखिए ये चीज आगे बढ़ के बहुत सुधार होती है। आप देखते हैं आगे चल के कि ब्रिटिश जो है तो केवल ब्रिटिश के लोगों के लिए केवल ब्रिटिश जज होता था, हिंदू लोगों के लिए भी ब्रिटिश जज होता था। तो कोई भी हिंदू जज जो है ब्रिटिश की सुनवाई नहीं कर सकता था। श्वेत विद्रोह ये सब आगे आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर 1781 में क्या क्या सुधार कर दिए गए, 1781 में सुधार कर दिए गए कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल प्लस राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है ना। इतना काम बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। और हिंदुओं के लिए हिंदू कोड और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कोड या मुस्लिम लॉ के हिसाब से न्याय करने की व्यवस्था कर दी गई, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। देखिए पूरा जो है 1781 का जो अधिनियम है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। जैसे मान के लिए कोई प्रांत है, बंगाल बिहार उड़ीसा के अलावा कोई सा भी प्रांत है, मान के लिए मध्य भारत का कोई प्रांत है या कहीं का भी कोई प्रांत है, तो इसको अगर यहाँ पर कोई गड़बड़ कर रहे हैं अंग्रेज तो इसकी अपील करना है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अभी हम जा सकते हैं कि हाई कोर्ट अगर कोई बात नहीं सुन रहा। लेकिन उस समय क्या कर दिया गया 1781 के संशोधन में, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके संशोधन में क्या कर दिया गया कि ये अपील अब गवर्नर जनरल के पास करनी पड़ेगी। मतलब अभी के हिसाब से अगर देखें तो अगर हाई कोर्ट कुछ कर रहा है तो इसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में ना करके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास करें। तो ये इस तरह की कुछ चीज थी कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है तो गवर्नर जनरल और काउंसिल में करी जाएगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाएगी, ठीक है। प्रांतीय न्यायालयों के नियम, प्रांतीय न्यायालयों के जो नियम विनियमन है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं बनेंगे या कहीं से नहीं बनेगी, वो गवर्नर जनरल और काउंसिल बनाएगी कि कौन से विषय प्रांतीय न्यायालयों में आएंगे, कौन सी चीजें प्रांतीय न्यायालयों में आएंगी। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितना भी संशोधन यहाँ पर बहुत सारी चीजें 1773 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया था, इसके तहत क्या क्या क्षेत्राधिकार है, क्या क्या बातें हैं, ये 1781 में संशोधन करके बताया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल होगा, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कोड या मुस्लिम लॉ के हिसाब से सुनवाई की जाएगी। फिर इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट की में जो अपीली सुनवाई है प्रांतीय न्यायालयों की वो सुप्रीम कोर्ट में ना होकर कहाँ होगी, गवर्नर जनरल और काउंसिल में होगी। उसके अलावा प्रांतीय न्यायालयों के नियम जो बनाने की शक्ति है वो गवर्नर जनरल और काउंसिल में निहित कर दी गई। तो इतनी सारी बातें हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये संशोधन कर दिए गए। कब किए गए, 1981 में। फिर वहां पर एक ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री या जो चेंज होते हैं 1774 में पिट्स आते हैं, मिस्टर पिट्स, तो जो भी इनका फुल फॉर्म हो आप देख लीजिएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784, बहुत महत्वपूर्ण। 17 इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे हो या कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप एक पॉइंट याद रखिए। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत क्या किया जाता है दोस्तों, अभी तक यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पर क्या कर दिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी पर कंट्रोल करता था। अब कंपनी पर तो कंट्रोल करता था तो कंपनी का काम तो पहले केवल क्या था, व्यापारिक मामला, लेकिन कंपनी अब क्या कर रही है, प्रशासन भी कर रही है, राजनीतिक मामले भी देख रही है। तो यहाँ पर कंपनी पर क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो था ही, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन के साथ साथ क्या होगा देखेंगे आप कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से ही था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, केवल वाणिज्यिक मामले। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1773 में बना था, अब इनको बोला गया कि आप वाणिज्यिक मामले ही देखिए, अब आप जो बाकी के काम कर रहे हैं जैसे राजनीतिक मामले, प्रशासनिक मामले, इसके लिए क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। तो क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई, एक निदेशक मंडल की नियुक्ति कर दी गई। ये राजनीतिक कार्य देखेंगे, ठीक है ना। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेंगे, राजनीतिक कार्य देखेंगे। कंपनी के राजनीतिक कार्य या प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पहले ही था, क्योंकि क्यों था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। अर्थात ये चीजें कहां से बन के आ रही हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आ रही हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, ये सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही अपनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन तो कब हुआ, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन कब हो गया था, 1773 में। तो डायरेक्टर जो थे वो क्या करेंगे,
कंपनी को डायरेक्ट करेंगे, है ना, वहां पर कंपनी का, किसी कंपनी का डायरेक्टर होता है इससे आगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं आप केवल यहाँ पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, राजनीतिक कार्य देख रहे हैं। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाणिज्यिक कार्यों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर दिया गया, वाणिज्यिक कार्यों के लिए यहाँ पर गठित कर दिया गया है ना। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या क्या कर सकते हैं, नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों का अधीक्षण कर सकते हैं। कौन कौन से मामले, नागरिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व मामलों का अधीक्षण कर सकता है। इनकी रिपोर्ट भी इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सौंपनी पड़ती है कि नागरिक मामले, सैन्य मामले और राजस्व मामलों में आप क्या कर रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर गठित किया गया। तो आएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहाँ पर से गठित किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से गठित किया गया, जो कि 1773 में संशोधन ही किया गया है, इसमें और रिफॉर्म किया गया है, इसी का फॉर्म है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, प्रशासनिक कार्य करेगा, कोर्ट लिखे ही है उसमें। और बोर्ड जो है तो वाणिज्यिक का काम करेगा, किसी कंपनी का बोर्ड बनता है, किसी कंपनी का कंट्रोल अगर करना है तो कोई कंट्रोल वाली कंपनी या कंट्रोल वाली एक समिति बनेगी, वो कंपनी में हर चीज को कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो चीज आपको याद रखना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है तो राजनीतिक मामले, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है तो वाणिज्यिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। इसको इसलिए अलग अलग किया गया दोस्तों, ताकि जो है, क्योंकि अब इनका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, बहुत सारे युद्धों में जीत भी रहे थे अंग्रेज, और भारत में इनका प्रभुत्व बहुत धीरे धीरे, वर्चस्व तो हालांकि प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद ही बढ़ गया था, पर धीरे धीरे और बढ़ रहा था, और भ्रष्टाचार ना हो, भ्रष्टाचार में कमी हो, इसके लिए क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन अलग अलग किया गया कि राजनीतिक मामले अलग लोग देखें, और प्रशासनिक मामले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है यहाँ पर देखे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखे सॉरी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो क्या देखे, राजनीतिक मामले देखे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, ठीक है। ये बाकी की सारी चीजें हुई। इसमें एक बार 1786 में भी संशोधन किया गया। उस समय क्या था, कॉर्नवालिस भारत के, उन्होंने कहा कि कॉर्नवालिस को क्या बनाया जाए, भारत का गवर्नर बनाया जाए। तो उन्होंने अपनी शर्त रखी, क्योंकि कॉर्नवालिस एक वजनदार आदमी थे, ये बहुत पढ़े लिखे और योग्य, कॉर्नवालिस संहिता भी आपने अलग अलग सुनी होगी। तो कॉर्नवालिस को बनाया जाए, तो इन्होंने अपनी खुद की शर्त रखी थी कि विशेष मामलों में काउंसिल, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, के कार्यों को अधिकारी करना अथवा ना मानना। तो जो काउंसिल है, जो 4 सदस्यीय यहाँ पर काउंसिल बनाई गई थी, तो इसको भी इन्होंने कहा कि मेरा मन पड़ेगा तो मैं इनकी बात मानूंगा, नहीं मन पड़ेगा तो नहीं मानूंगा। अर्थात एक प्रकार से वीटो पावर दे दी गई है कि गवर्नर जनरल बोलता है कि कई बार क्या होता था कि ये लोग रोक लगा देते थे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी। तो इन्होंने कहा कॉर्नवालिस ने कि जो काउंसिल है उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, जब मेरा मन पड़ेगा तो मानूंगा, नहीं मन पड़ेगा तो नहीं मानूंगा, ठीक है। और उसके बाद उसे कमांडर इन चीफ, या फिर यहाँ पर क्या कर दिया, सेनापति का पद भी उसको बोले कि मैं ही रहूंगा, जो भी युद्ध होगा वो सब मैं खुद देखूंगा। तो सेनापति का पद भी इन्होंने ले लिया है अपने हाथ में, है ना। और जो है तो काउंसिल के कार्यों को ना मानने और उसको अधिभावी करना या ना करना, ये किसके अंदर हो गया, अब गवर्नर जनरल के अंदर। तो ये 2 शर्तों के साथ कॉर्नवालिस यहाँ आए थे। तो ये 2 संशोधन और इसमें कर दिए गए कि अब गवर्नर जनरल काउंसिल के प्रति जिम्मेदार नहीं रहेगा। फिर दूसरी चीज ये कर दिया गया कि उसे सेनापति बना दिया गया। तो इतनी सारी चीजें और कर दी गई हैं। तो अब देख लीजिए एक बार कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे कारण क्या था और इसमें कब कब संशोधन हुआ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है दोस्तों, इसका कारण तो आप समझ चुके हैं कि कंपनी पर हमको कुछ कंट्रोल करना है, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना है। कंपनी को जो है तो अभी तक जो प्रशासनिक व्यापारिक कंपनी थी, इसको प्रशासनिक और राजनीतिक मामले भी सौंपना है, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे। यहाँ पर क्या किया गया है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया है और वारेन हेस्टिंग ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 के एक्ट के तहत कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, ठीक है ना। उसके अलावा गवर्नर जनरल काउंसिल का गठन किया गया है जिसमें 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया है जो कंपनी पर कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। तो कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया है। इसके अलावा इसमें 1781 में संशोधन हुआ जिसे बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं कि सेटलमेंट एक्ट लेके आया गया जिसके तहत बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं। अर्थात जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल है वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेगी। राजस्व संबंधी मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों हिंदुओं के लिए हिंदू कोड या हिंदू लॉ के हिसाब से काम होगा, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ के हिसाब से काम होगा सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, ठीक है ना। प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है, अब प्रांतीय न्यायालय कोई भी जो हाई कोर्ट है या प्रांतीय न्यायालय है
उसकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस अधिनियम के तहत नहीं थी। आपको कहाँ अपील करनी पड़ी? आपको अपील करनी पड़ेगी गवर्नर जनरल और काउंसिल के पास, ठीक है ना। प्रांतीय न्यायालयों के नियम विनियमन बनाना है प्रांतीय न्यायालयों के, ये कौन बनाएगा? ये बनाएगी गवर्नर जनरल और काउंसिल। जबकि सुप्रीम कोर्ट के नियम विनियमन अभी कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये ब्रिटेन से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन तो 1773 के अधिनियम के तहत हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम विनियमन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है, और प्रांतीय न्यायालयों के नियम विनियमन बनाना चाहिए किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ना बनाकर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बना रही है। 1774 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो यहाँ पर आ ही गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर आ गया था, अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाणिज्यिक कार्यों में हस्तक्षेप करना, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से था वो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य करेगा, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास और क्या क्या शक्तियां दे दी गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास यहाँ पर शक्तियां दे दी गई नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों का अधीक्षण करना, और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष इनके मामलों की जो है तो जानकारी देना। किस किस मामलों की? नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की जानकारी देना। तो कंट्रोल वाला जो आदमी बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला, तो वो कंट्रोल क्या करेगा कि नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की जानकारी कहाँ देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में देगा, ठीक है। फिर 1786 का जो अधिनियम है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये नॉर्मल 1773 में संशोधन है, ठीक है। तो इसको कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है, कॉर्नवालिस का अधिनियम भी कहा जाता है, जो भी आप सुने। इसमें क्या किया जाएगा? विशेष मामलों में काउंसिल के कार्यों को अधिभावी करना या किसकी बात को न मानना, आपके जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, सीधी सीधी बात है। तो वहां पर कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर मैं गवर्नर जनरल बन रहा हूं तो काउंसिल से मेरे को कोई मतलब नहीं रहेगा, जो मेरा मन पड़ेगा मैं वो करूंगा, प्लस मेरे को सेनापति ही बनाया जाए। सेनापति ये युद्ध के लिए कोई अलग से व्यक्ति जिम्मेदार नहीं रहेगा, मैं कमांडर इन चीफ रहूंगा और सेनापति भी रहूंगा। तो ये दो शर्तें और अधिभावी कर दी गई। तो ये 1773 का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसके तहत 3 बार संशोधन है। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे अगली क्लास में 1793 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे, जो भी यहाँ से आता है। तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें से याद रखनी है, बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर दी है, और जो कवर ना हुई हो उसको आप यहाँ पर क्या कर दें, कमेंट बॉक्स में बता दें, तो अगली कक्षा में वो सब भी कवर होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगली क्लास लेने के लिए हम प्रोत्साहित हों और आपको इस तरह से सारी चीजें बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास की। तो हमने पिछले लेक्चर्स में 1793 का एक्ट देखा था, और ब्रिटिश इंडिया एक्ट भी देखा था 1784 को। उसमें 2 संशोधन हुए थे, जो 1784 और 1786, और 1781 वाला भी हमने संशोधन देखा था। तो हमने देखा था दोस्तों कि 1786 में कॉर्नवालिस जब यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तो उन्होंने 2 शर्त रखी थी। वो 1786 के संशोधन में जोड़ी गई थी कि गवर्नर जनरल की मतलब गवर्नर जनरल से इनको कोई मतलब नहीं होगा, ये अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होंगे, और दूसरा ये कमांडर इन चीफ होंगे, अर्थात सेनापति के पद पर भी यही होंगे। तो ये 2 शर्त रखकर आए थे। उसके अलावा आपको बाकी की चीज़ें देखना है तो आप वो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी करके आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उसमें हम संवैधानिक विकास की बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 और 1853। ये 20-20 वर्ष के अंतराल में आए हैं दोस्तों, क्योंकि हर बार कंपनी का जो शासन था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था, और अंतिम बार 1853 में बढ़ाया गया है, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद आप जानते हैं फिर 1858 से ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो गया है। तो 1853 में अंतिम बार ये यहाँ पर चार्टर एक्ट में 20 वर्ष की बात नहीं कही गई थी, और 1853 में जो एक्ट आया था चार्टर एक्ट, उसमें कोई कंपनी के शासन को आगे बढ़ाने की बात नहीं कही गई थी। तो हम एक एक करके देखेंगे कि 1793 के एक्ट में क्या बात कही गई है, 1813 के एक्ट में क्या बात कही गई है, 1833 और 1853 के एक्ट में क्या बात कही गई है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं सभी बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1793 का चार्टर एक्ट जो है दोस्तों, वो हम शायद पढ़ चुके हैं। 1793 का चार्टर एक्ट एक बार फिर से नहीं, 1773 तक का हमने पढ़ा था, 1793 का हमको पढ़ना बिल्कुल सही है। तो 1793 का चार्टर एक्ट हम जो पढ़ रहे हैं, इसके तहत हम देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉर्नवालिस को शक्तियाँ दी गई थी, मैंने आपको बताया कि 2 शक्तियाँ दी गई थी कि गवर्नर जनरल काउंसिल से पर उनके कार्य अधिभावी नहीं होंगे,
अर्थात वो गवर्नर जनरल काउंसिल पर अपना अधिकार दिखा सकते हैं, उससे आगे अपनी बात रख सकते हैं। और सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था कि वो सेनापति और कमांडर इन चीफ के पद पर भी होंगे। तो ये 2 पावर्स के लिए यहाँ पर बोल दिया था इन्होंने। अब इसके आगे बाकी के गवर्नर जनरलों के लिए भी ये प्रावधान कर दिया गया। पहले आपको पता है सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए किया गया था, अब बाकी के गवर्नर जनरल को भी ये पावर दे दी गई है ना। और जो है दोस्तों, यहाँ पर ये आप समझ चुके हैं कि ये पावर क्या है, बाकी के गवर्नर जनरल को भी दे दी गई है जो कॉर्नवालिस को दी गई थी, ठीक है। ये पहला पावर हो गई है। इसमें सेकेंड प्रावधान था कि जो अधिकारी अधिक नियंत्रण था, मतलब मुंबई और मद्रास के गवर्नर पर नियंत्रण तो पहले ही 1793 के एक्ट से लागू हो गया था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, लेकिन अब और अधिक नियंत्रणकारी हो गया। मतलब सारी शक्तियाँ, लगभग बहुत सारी शक्तियाँ आप किसके पास आ गई हैं, गवर्नर जनरल के पास आ गई हैं। तो ये क्या हो गया है, और अधिक नियंत्रणकारी हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद इसने व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। सब में अभी प्रावधान आएगा, ये हर बार होगा कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए, ठीक है। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त। जो कमांडर इन चीफ या सेनापति होता था वो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद का सदस्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। वो किसी, ये बाहर से भी सदस्य हो सकता है, कमांडर इन चीफ जो है वो बाहर का सदस्य भी हो सकता है। पहले क्या था, वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य होना अनिवार्य था। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों का वेतन, ठीक है ना, यहाँ पर किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको बताया था, जिसके पास क्या था कि यहाँ पर सारे नियंत्रण थे, राजनीतिक संबंधी नियंत्रण, जो सारी चीज़ें थी। अब इनके जो सदस्य हैं और कर्मचारी हैं, इनका वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारत से जो धन है, पहले इनको धन कहाँ से मिलता था, इंग्लैंड से मिलता था, क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा गठित किए गए थे कि कंपनी पर कंट्रोल रखने के लिए। अब इनको राजस्व, इनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व। तो इसमें आपको 4-5 चीज़ें याद रखनी है कि क्या यहाँ पर क्या क्या किया गया है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इन पर इनका कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन जो है किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ये भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। 1793 के एक्ट में ये महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। इसके बाद चलते हैं चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या होता है। तो 1813 के चार्टर एक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1813 के चार्टर एक्ट में आप देखिएगा क्या होता है। देखिए 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी भारत में आकर, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सकती है, बस चीन के साथ जो व्यापार हम कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, उसको बस, तो उसके लिए एक अधिकार दिया गया। और चाय का, चीन और चाय, 2 चीज़ याद रखेंगे, चाय और चीन, इनका भी एक अधिकार समाप्त नहीं किया गया। बाकी के सारे व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किए, मतलब अब कपास है, मसाले हैं, ये सब कोई भी ब्रिटेन की कंपनी आकर यहाँ पर लेन देन कर सकती है, ठीक है ना। इसके अलावा इस कानून ने क्या किया, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की संप्रभुता को स्थापित किया। मतलब जो कंपनी का आधारित क्षेत्र था, जिसको कंपनी ने जीता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, तो ये क्या हो गया, इसमें अब ब्रिटेन की प्रभु सत्ता स्थापित हो चुकी है ना। क्योंकि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां आएंगी, तो अब अलग अलग कंपनी सोचेंगी हम अधिकार कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हो गया, ब्रिटेन राज सत्ता का अधिकार, ब्रिटेन राजप्रभुता का अधिकार यहाँ पर आरंभ हो गया है। ईसाई मिशनरियाँ भारत में आगमन हो जाएगा और भारतीय वर्ग को प्रबुद्ध करने के लिए इनको अनुमति दे दी जाएगी 1813 के चार्टर एक्ट से। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस अधिनियम में कि ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत आगमन का या पर भारत में आकर शिक्षा देने का कब से प्रावधान किया गया है, तो 1813 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 1 लाख रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, आपको याद रखना है। पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। जो भारत की स्थानीय सरकार थी, जो लोकल गवर्नमेंट थी, वो व्यक्तियों पर कर लगा सकती थी, ऐसे भी प्रावधान किए गए। और अगर जो कोई कर नहीं दे रहा तो दंड के भी प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पर कर लगाने का अधिकार, इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को भारत आने का, पादरियों को भारत आने का और भारतीय वर्ग को प्रभुत्व करने का। इसी अधिनियम के बाद से जो सेंट जोसेफ, सेंट जॉर्ज, ये जो आपको स्कूल सुनते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, ये इसी अधिनियम के बाद से यहाँ पर आना आरंभ हुए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है
कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये चीन और चाय का एकाधिकार बनाए रखा गया। ठीक है, तो 1813 का चार्टर एक्ट है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की बात कही गई और स्थानीय सरकारों को कर लगाने की शक्तियाँ प्रदान की गई। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अगले, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1833 के चार्टर अधिनियम की, तो ये क्या कहता है कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या किया गया, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। मतलब ब्रिटिश भारत का जो केंद्रीकरण था, अब पूरे ब्रिटिश भारत को एक संकेंद्रण किया जाएगा, एक तरह का रूल्स और रेगुलेशन चलाया जाएगा। तो 1833 में ऐसा अधिनियम आता है जिसमें पूरे ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की बात कही जाएगी। ठीक है, आइए देखते कौन कौन सी बात कही गई है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद था वह क्या हो गया है, भारत का गवर्नर जनरल। इससे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम आप याद रखेंगे। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, तो 1833 के अधिनियम के तहत बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। 1833 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी बात कि ये केंद्रीकरण या ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा का पहला अधिनियम कौन सा है, या 1833 का अधिनियम था। निर्णायक अधिनियम है जिसमें ब्रिटेन की प्रभुसत्ता भारत में स्थापित हो रही है अंतरिम रूप से, तो 1833 के अधिनियम से। ठीक है, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाएगा। मतलब क्योंकि अब तक ब्रिटेन ने बहुत सारे भारतीय प्रांतों को जीत लिया है, अभी तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और मुंबई तक ही सीमित है, बहुत सारे भारतीय प्रांत इनके हाथ में आ चुके हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियां दे दी गई। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल अर्थात वही है भारत का गवर्नर जनरल जो बन गया अभी इस अधिनियम के तहत, ये पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका मतलब विधायी बनाने की असीमित शक्तियाँ इसके पास दे दी गई हैं कि अब ये कहीं भी किसी प्रकार का विधेयक बना सकता है, विनियम बना सकता है या अधिनियम बना सकता है। विधायिका की शक्ति जो होती है वो इनके पास हो गई, पूरे भारत में कहीं भी ये नियम विनियम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत बनाए गए कानून, जो पहले कानून बनाए गए थे वो क्या कहलाते थे, जो पहले से कानून बनाए जा चुके हैं वो नियामक कानून कहलाते थे, और जो इस चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाए जाएंगे वो एक्ट या अधिनियम कहलाएंगे। जो पहले से बनाए जा चुके थे वो क्या कहलाएंगे, नियामक कानून, है ना। और जो 1833 के बाद बनाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्ट कहलाएंगे या अधिनियम कहलाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। और क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में जो अधिकार थे वो समाप्त हो गए। अब ये केवल प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से निकाय बना गया, विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, है ना। विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के रूप में अब नहीं देखा जा रहा है। याद रखने योग्य बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब ये क्या हो गई है, विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय है। आप यहाँ पर भारत में प्रशासन करेंगे, आपका जो भी व्यापारिक कार्य है वो समाप्त होता है। यहाँ से आप केवल क्या है, एक प्रशासनिक बॉडी है, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के रूप में काम करेंगे, ना कि एक बिजनेस बॉडी के रूप में काम करेंगे। ठीक है। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए, है ना। वही बात है कि कंपनी के जो अधिकार वाले क्षेत्र थे वो ब्रिटिश राजशाही के मतलब विश्वास वाले क्षेत्र में रह गए। ब्रिटिश राजशाही का जो विश्वास है उसके तहत अब ये काम करेंगे कौन, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी। ठीक है। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत की, ऐसा प्रावधान किया। लेकिन क्या हुआ, इसमें कहा गया कि भारतीयों को भी ब्रिटिश लोगों के समान अधिकार दिए जाएंगे, किसी भी पद पर भारतीय भी पहुंच सकते हैं, ऐसी सब बातें कही गई इस अधिनियम में। लेकिन इसका विरोध करने के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होगा, भारतीयों को हमारे बराबर अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, वरना खुली प्रतियोगी परीक्षाएं यहीं से आरंभ हो जाती हैं। 1833 से ही कोई ना कोई बनने लगता, लेकिन यहाँ पर इसका विरोध किया गया और ये नहीं हो सका। ठीक है। तो 1833 के अधिनियम से आपको कुछ बातें याद रखनी है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। जो भारत का गवर्नर जनरल है वो पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित शक्तियों से लैस हो चुका है, कहीं भी विधायिका कोई भी नियम बना सकता है।
जो पहले से बनाए गए नियम कानून थे उनको नियामक कानून कहा गया। जो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद बनाए जाएंगे उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब ये केवल क्या बची है, प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए खुली चयन प्रतियोगिता का आरंभ करने का प्रयास किया गया, परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और ये प्रावधान लागू नहीं हो सका। ठीक है, चलते हैं आगे। 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, देखिए 1853 का चार्टर एक्ट दोस्तों, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, मैंने आपको बताया था 1793 के एक्ट में जो बनी थी, उसमें क्या था आपको पता है कि क्या था, 4 अन्य सदस्य और एक गवर्नर जनरल। तो 5 लोगों से मिलकर ये काउंसिल बनती थी, एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्य। तो इसमें अब विधायी कार्य अलग होंगे, मतलब समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव बॉडी और से जो है तो लेजिस्लेटिव बॉडी अलग अलग कार्य करेगी, है ना। तो नियम अलग बनेंगे और प्रशासन अलग बनेंगे। तो विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया गवर्नर जनरल की, ठीक है, परिषद से। तो ये अलग कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल के लिए भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। एक भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। भारतीय विधान परिषद या गवर्नर जनरल की विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्यों को शामिल किया गया है, 6 सदस्यों को शामिल किया गया है। और ठीक है ना, जो पहले से थे गवर्नर जनरल काउंसिल तो वो तो अलग है। अब गवर्नर जनरल के लिए भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। विधान बनाने के लिए इसमें 6 सदस्यों को, नए सदस्यों को जोड़ा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हम पॉलिटी के हिसाब से ये पढ़ रहे हैं, नहीं अधिनियम हिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको पॉलिटिकल चीज़ें ही बता रहा हूँ। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। अब विधायिका जो है अब ये सरकार का एक कार्य के रूप में जा रही है। विधायिका का मतलब हम महत्व समझ रहे हैं। विधायिका पहली बार भारत में आ रही है 1853 के एक्ट से पहले। इसके पहले क्या था 1833 में कि गवर्नर जनरल को असीमित शक्ति दी गई थी, लेकिन अब विधायिका का गठन किया गया। 6 सदस्यीय लोग आ रहे हैं और विधान परिषद का गठन किया जा रहा है। भारतीय विधान परिषद का गठन सबसे पहली बार 1853 के एक्ट से किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का जो है यहाँ पर आरंभ किया गया 1853 के एक्ट से। 1833 में आपको बताया था किया गया, पर उसका विरोध हुआ और वो लागू नहीं हो सकी। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति इसी के लिए की गई थी, खुली प्रतियोगिता को कैसे आयोजित किया जाए, ठीक है। इसके अलावा कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया गया और भारत के क्षेत्रों को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत अधिकार दिया गया, है ना। कंपनी के शासन को विस्तृत कर दिया गया और कंपनी के शासन को और अधिक विस्तृत कर दिया गया और केवल ब्रिटिश राजशाही अब क्या हो गया, वहाँ पर विश्वास के तहत इन पर काम करवा रही है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है 1853 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चयन बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा के स्थानीय प्रांतों की सरकार द्वारा किया गया। मतलब जो 6 सदस्य हैं उसमें 4 का चयन कहाँ से किया जा रहा है, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा। ये 4 आपको याद रखना है, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की स्थानीय सरकारों से 4 सदस्यों का चयन किया जाएगा भारतीय विधान परिषद में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं स्थानीय सरकारों से। ये अंग्रेज भी हो सकते थे, भारतीय भी हो सकते थे, पर सारे अभी लगभग अंग्रेजी चयनित हो रहे हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं 1853 के चार्टर एक्ट की। इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हर बार चार्टर एक्ट में 1793, 1773 से 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया जाता था, या 10 जितने भी वर्षों के लिए। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि कंपनी का शासन 20 वर्ष या 10 वर्ष या 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसलिए 1853 के चार्टर एक्ट को आखिरी चार्टर एक्ट माना जाता है। इसके बाद आप जानते हैं कि क्या हो जाता है यहाँ पर, इसके बाद हो जाती है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि 1857 की क्रांति के फलस्वरूप अब ब्रिटेन समझ जाती है कंपनी शासन नहीं कर सकती। तो 1858 में क्या हो जाता है, अब ब्रिटिश क्राउन जो है अपने हाथों में भारत का शासन ले लेते हैं 1858 में। तो 1853 के बाद अब सीधे 1858 का अधिनियम हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बताई जाएंगी सारी चीज़ें कि 1858 से ब्रिटिश क्राउन का कैसे शासन है, क्या महारानी का घोषणा पत्र है 1 नवंबर 1858 का, कैसे मुगल बादशाह का पद समाप्त हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्रमागत रूप से आगे बढ़ता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा ये 1853, 57, 13 और 93 के एक्ट के पहले के जो लेक्चर हैं ये आपको पढ़ा दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर हमारे चैनल प्रवीण GS वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में आपको इसका सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने 1793 से लेकर के 1853 तक के अधिनियम पढ़े थे, जिस पर हमने चर्चा की थी कैसे कंपनी के अंतर्गत शासन चल रहा था और कंपनी के अंतर्गत शासन को लगातार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा था। लेकिन 1853 के अधिनियम में 20 वर्षों या किसी निर्धारित समय के लिए कंपनी के शासन को अधिकार नहीं दिया गया, जो ब्रिटिश की तरफ से, ब्रिटिश संसद की तरफ से अधिनियम बनते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे पास जो 1857 का विद्रोह आप जानते हैं, जो सैनिक विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, इसके बाद जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसके बाद पता चलता है कि भारत में ये इतना बड़ा विद्रोह हो गया कंपनी के शासन के अंतर्गत, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करती है और किसका शासन आता है यहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधे भारत का शासन अब चला जाएगा और ब्रिटिश क्राउन का इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम 1858 से लेकर जो 1892 तक के अधिनियम हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस पर अब ब्रिटिश क्राउन का शासन है एक्चुअली, तो बार बार अधिनियम नहीं बन के आ रहे हैं और लंबे समय के लिए बीच बीच में संशोधन हो रहे हैं। और दोस्तों हम जो इसके अंतर्गत विशेषताएं पढ़ने वाले हैं वह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हिस्टोरिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। तो जो संविधान के महत्वपूर्ण पहलू हुए हैं या जो राजनीतिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से परिवर्तन हुए हैं, हम उन पर ही चर्चा करेंगे। तो आइए 1858 के अधिनियम से चर्चा आरंभ करते हैं। तो दोस्तों 1898 का भारत सरकार अधिनियम ये आया है, आप जानते हैं, क्योंकि 1857 में विद्रोह हो चुका है। तो इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को क्या कहा गया कि भारत के शासन को अब अच्छा बनाएगा। ब्रिटिश शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन कुछ खराब चल रहा था, तभी तो विद्रोह हुआ, तो अब भारत के शासन को अच्छा बनाया जाएगा, ऐसा कानून कह दिया गया। ठीक है ना। इसमें 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया, ये तो आपको पता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः जो समाप्ति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई, वो 1874 में हुई है। बनी कब थी? 1600 ईस्वी में। आपको पता है 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो इतनी सी बात है। आइए इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। जो भारत का शासन है वो कहाँ चला गया? अब ब्रिटिश महारानी के हाथ में। अब भारत का शासन कोई कंपनी नहीं कर रही है, भारत का शासन, भारत में शासन कौन कर रहा है? जो ब्रिटिश सम्राट है, ब्रिटिश महारानी है, वही कर रही हैं। ठीक है ना। इसके बाद गवर्नर जनरल जो बनाया गया था, आपको पता है 1773 के अधिनियम 1793 में जो गवर्नर जनरल पद बनाया गया था, जो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल दे दिया गया 1773 में, अब उसको दोस्तों 1858 के अधिनियम से वायसराय नाम का पद दिया गया। ठीक है ना। तो अब गवर्नर जनरल नहीं है, अब आगे है वायसराय। तो वायसराय नाम के पद का गठन कर दिया गया है 1858 के अधिनियम से, है ना। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताया था विलियम बेंटिक थे। ठीक है ना। इसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप जानते हैं 1773 में बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1793 में बना था। इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है कंपनी के पास। अब ऐसी कोई संस्था नहीं है। अब क्या है? सीधे सीधे जो वायसराय है उसकी कार्यकारिणी परिषद बनाई गई है, वो यहाँ पर काम करेंगे, है ना। एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया। भारत सचिव जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था, मंत्री लेवल का आदमी होता था, वो भारत सचिव होता था और उसके वो जो है तो यहाँ भारत में कंट्रोल पूरा देखता था। ठीक है ना। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था। जो भारत सचिव है उसके लिए क्या किया गया था? 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया था और जिसका अध्यक्ष, जो 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता था? भारत सचिव होता था। ठीक है। इसके अलावा 1858 के अधिनियम में आपने इतनी सारी विशेषताएं देखी हैं। क्या क्या हो गया है यहाँ पर? भारत का शासन ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया है। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बन गए हैं यहाँ पर, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया है। नवीन पद भारत सचिव का गठन किया गया, ये भी महत्वपूर्ण है।
और आप कमेंट करके बताएंगे कि प्रथम भारत सचिव किसे बनाया गया था। ये आपका काम है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रथम भारत सचिव किसे बनाया गया था। और आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण GS वर्ल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसकी सहायता से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य क्या बना दिया गया है, यहाँ पर काउंसिल बना दी गई है। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था दोस्तों। और जो कंपनी का शासन है वो पहले जो कंपनी के शासन चल रहा था वैसे ही चल रहा है, शासन व्यवस्था सब वही चल रही है, बस शासन का अधिकारी बदल गया है। अब शासन के अधिकारी वायसराय हो गए हैं, भारत सचिव हो गए हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों से शासन चल रहा है, बाकी चलाने का तरीका वही है। ठीक है ना। तो ये 1858 का अधिनियम था दोस्तों, जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद चलते हैं आगे। तो दोस्तों 1861 का भारत परिषद अधिनियम आप देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो 1858 में तो बन गया, इसमें जल्दी जल्दी रिफॉर्म किए गए क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, पर 1861 में फिर इसे विस्तृत रूप दिया जाएगा। 1861 में विशेष रूप से समझा जाएगा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन अब किए गए हैं दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये महसूस किया कि भारत के शासन चलाने के लिए भारतीयों को सहयोग लेना अब आवश्यक है। क्योंकि भारतीय क्यों विरोध करें, क्योंकि ब्रिटेन जो है हर चीज़ में हस्तक्षेप कर रहा है। अब 1858 में बहुत सारे प्रावधान लाए गए थे कि किसी को गोद लेने का अधिकार जो है वो दे दिया जाएगा, फिर दूसरी चीज़ों का विलय नहीं किया जाएगा, पर ये राजनीतिक दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा, आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे 1858 में। किसी भी भारतीय राज्य को विलय नहीं किया जाएगा, भारतीय धर्म के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कानूनों के साथ, धार्मिक कानूनों के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये सब क्या था, ये राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे। जो राजनीति या संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। तो 1861 का कानून जो है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में क्या है, महत्वपूर्ण अधिनियम है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सॉरी, ये 92 का खुल गया है, मैं आपको 1861 का पढ़ाने वाला हूँ। 1861 का जो अधिनियम है, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, तो जैसे ये नियम लाया क्यों गया है, क्योंकि कुछ भारतीय सदस्यों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, तो कुछ भारतीय सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है, सरकारी सदस्य नहीं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। और अब जानते हैं कि 3 लोगों को, आपने इतिहास में या कहीं पर भी पढ़ा भी होगा कि 3 लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, शामिल किया गया था। पहली बार बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को भारतीय विधान परिषद में शामिल किया गया था, है ना। तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था। इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। आप जानते हैं कि 1833 में जो भयंकर केंद्रीकरण कर दिया गया था कंपनी, 1773 से हालांकि केंद्रीकरण ही चल रहा था, 1833 तक क्या कर दिया गया था, बम्बई और मद्रास से पूरी तरह से विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी और सारी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, या भारत के गवर्नर जनरल जो अपना लेटेस्ट पद बना था उसको दे दी गई थी। तो अब क्या किया गया है, बम्बई और मद्रास के जो है तो गवर्नर जनरलों को फिर से ये शक्तियाँ दे दी गई हैं, है ना। इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की शुरुआत हो रही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। पोर्टफोलियो आप जानते हैं, आज जो वर्तमान में पोर्टफोलियो विभाग किसी अलग अलग देना और उनको अपने विभाग के लिए सारे अधिकार देना, तो उस समय वो अधिकार कुछ ज़्यादा थे, उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी मान्य होते थे। 1859 में ये व्यवस्था कैनिंग के द्वारा शुरू की गई थी कि पोर्टफोलियो व्यवस्था, सबको अलग अलग विभाग दिए जाएँ। तो 1859 में जो ये व्यवस्था चालू की गई लॉर्ड कैनिंग द्वारा, तो इसको क्या कर दिया गया, मान्यता दी गई, है ना। और ये जो थे लोग, ये काउंसिल की ओर से कोई भी आदेश भी पारित कर सकते थे, जो पोर्टफोलियो में अलग अलग विभाग जो है सबको दिया गया था। फिर वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से आती है, इसी अधिनियम से आती है ना।
इसी अधिनियम से आती है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसकी जो है समय सीमा 6 माह की रहती थी। आपातकाल के समय वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। तो 1861 का महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसमें क्या क्या किया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई है, भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार शामिल किया गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कब शामिल किया गया, तो 1861 के अधिनियम के बाद, ठीक है ना। उसके बाद विकेंद्रीकरण की शुरुआत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और पंजाब प्रांत में क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ। फिर पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ हुआ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो इतने सारे ये प्रावधान हैं जो हमको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं आगे, 1892 का अधिनियम। अब देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो ये अब आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद आ रहा है, 1861 के बाद 1892 में आ रहा है। मतलब इसके बीच में जो थोड़े बहुत संशोधन या थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं वो वायसराय या भारत सचिव स्वयं कर रहा है। तो अब इतने लंबे समय के बाद ये आया है 1892 का भारत परिषद अधिनियम इसको बोलते हैं। तो इस अधिनियम में हम देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन, वहाँ पर 3 गैर सरकारी सदस्य लिए गए थे, अब यहाँ पर और कुछ अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य लिए जाएंगे, है ना। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया जाएगा, कुछ अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य की संख्या बढ़ाई जाएगी, है ना। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ाई जा रही है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में। फिर विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट में बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। अब विधान परिषद पहले क्या होती थी, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते थे। तो गैर सरकारी सदस्य को कोई भी अधिकार नहीं थे ना, उनके हिसाब से कोई काम चलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वो बजट में बहस भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सरकारी सदस्यों के भी उत्तरदायित्व बढ़ गए और गैर सरकारी सदस्यों के भी उत्तरदायित्व बढ़ गए। तो 1892 का ये भारत परिषद अधिनियम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों को बढ़ा दिया गया, है ना। तो केंद्रीय विधान परिषद में नामांकन की शक्ति क्या, वायसराय की शक्ति को बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर वायसराय क्या कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं और अलग इनकी शक्तियों को इंक्रीज किया गया कि आप और लोगों को बढ़ा सकते हैं, किस किस क्षेत्र से लोगों को बढ़ा सकते हैं, है ना। विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी, व्यापारी संघ, जमींदार, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, इन सब क्षेत्रों से क्या कर सकते थे, वायसराय यहाँ पर नामांकन कर सकते थे, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए समिति या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से लिखा है मैंने, चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो अब जो यहाँ पर क्या होना है, नामांकन होना है केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद में। जो कुछ गैर सरकारी सदस्य जाएंगे जो भारतीय होंगे, तो इनको भेजना है, किसको भेजना है, इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए। अब समिति उनका चयन कर रही है, तो एक प्रकार से धीरे से चुनाव की शुरुआत हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द नहीं लिखा इस अधिनियम में कहीं, पर अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से चुनाव शब्द की शुरुआत हो रही है और चुनाव जैसी एक प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों ये 1892 का अधिनियम है। तो हमने कौन कौन से अधिनियम देखे हैं, 1898 का, 1861 का और 1892 का। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की है जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों हम 1909 और 1919 के महत्वपूर्ण अधिनियम देखेंगे एक एक वीडियो में, जो आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर ये अधिनियम जितने मैं आपको बता रहा हूँ सारे से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, इसकी आपको PDF चाहिए होती है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण GS वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको क्या है अन्य PDF भी मिल सकें और आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यूट्यूब आपको रिकमेंड कर सके ऐसे ही और अन्य वीडियो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको इसकी PDF आदि मिल सकें। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे 1909 के अधिनियम के तहत। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स या भारत के संवैधानिक विकास में हम बात कर चुके थे 1858 के एक्ट की,
1861 के एक्ट की और 1892 के एक्ट की। हमने देखा था 1858 से क्राउन का शासन चालू होता है। अब यहाँ पर क्राउन का शासन या कंपनी का शासन समाप्त हो चुका था 1857 की क्रांति के बाद, तो क्राउन का शासन अब आरंभ है और उसके तहत हम अब देखेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस टाइम पर कि भारत में अब कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं 1885 में हो चुकी है। कांग्रेस में थोड़ा वर्चस्व आ चुका है, लेकिन अभी कांग्रेस अनुनय विनय की स्थिति में है और कांग्रेस में नरम दल और गरम दल 2 प्रकार के लोग हैं, तो उस हिसाब से अब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या होता है हम उसको देखेंगे। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम इसको पॉलिटी के बैकग्राउंड से देख रहे हैं, हिस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं देख रहे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हिस्टोरिकल हुई हैं वो हम हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर संवैधानिक विकास की बात करें तो हम संविधान में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं इस अधिनियम से, उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर मैं देखूँ तो आपको पता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो है तो वायसराय मिंटो के पास जाता है। आपको पता है इस समय वायसराय कौन है, मिंटो, और भारत सचिव मार्ले हैं। तो इसका अधिनियम का नाम या इस सुधार का नाम या 1919 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो से मिलने वाला यह प्रतिनिधिमंडल जो था आगा खां के नेतृत्व में, यह मुस्लिम लीग का ही था। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों की समस्याओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने और शिक्षा मुस्लिमों के प्रति क्या किया, मुस्लिम लीग ने शिक्षा फैलाई, पूरे मुसलमानों में एक काम किया कि आप मुसलमानों के प्रति निष्ठा रखें। आप हिंदुस्तान और अंग्रेज वाली बात तो अलग हो गई थी, और इन्होंने क्या किया था कि आप मुसलमानों के प्रति निष्ठा रखें, ठीक है। और मुस्लिम के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, उसको इन्होंने सोचा कि कांग्रेस से अलग रखा जाए। मतलब मुस्लिम लीग कांग्रेस से एकदम अलग अभी से भागना चालू कर रही थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष सुधारों की मांग करने, नरम दल को संतुष्ट करने और अतिवादियों के प्रभाव को कम करने तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए सुधार किया जाना आवश्यक हो गया था। तो अब कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कांग्रेस में गरम दल नरम दल थे, उनमें जो फूट थी उसका भी फ़ायदा उठा रहे थे। तो 1906 का अधिनियम इन सारे सुधारों को लेकर आया था। जो मुसलमानों की मांग थी आप लोग जान रहे हैं, जो नरम दल गरम दल की मांग थी, तो बहुत सारी चीज़ें जब हो रही थी यहाँ पर, उसको देख करके 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया है। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या विशेषताएँ थीं। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं में चलते हैं दोस्तों। तो इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। पहले आप जानते हैं कि ये 1853 से चालू हुआ था कि कुछ परिषदों में कुछ सदस्यों की संख्या 1861 में दी गई थी, जिसमें आपको पता है कि बनारस के राजा और से दिनकर राव, इन लोगों को मनोनीत किया गया था। उस समय 3-4 लोग थे, अब यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। आपको पता है कि केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह विधान परिषद थी, और केंद्रीय विधान परिषद या प्रांतीय विधान परिषद में जो कोई भी निर्णय लिया जाता था तो वो क्या किया जाता था, सरकारी सदस्यों के बहुमत से लिया जाता था। और जो भारतीय सदस्य थे वो गैर सरकारी होते थे, जो मनोनीत किए जाते थे, तो इनके वोट का कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को भी बहुमत में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे देख रहे हैं संवैधानिक विकास हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको कि संविधान में अब भारत के लोगों को धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जिसके कारण निर्वाचित सदस्यों की तुलना में अभी भी उनकी संख्या अधिक बनी रही, ठीक है ना। गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित किए बिना चुने जाने की संख्या अधिक थी, ठीक है ना, गैर सरकारी सदस्यों को। फिर सीमित आकार के अनुसार केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 और 9 पदेन सदस्य होते थे, है ना। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात चल रही है, उसमें 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। 60 प्रमुख और 9 पदेन होते थे। इनमें से 69 सदस्यों में से 37 सरकारी अधिकारी और 32 कैसे थे, गैर सरकारी। तो 69 हैं, इसमें से सरकारी कितने हैं, 37 और 32 गैर सरकारी। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 5 नामजद एवं 27 चुने जाते थे। तो 5 का नामांकन होता था या मनोनीत किए जाते थे और 27 लोग चुने जाते थे। निर्वाचित सदस्य 27 में से 8 सीटें पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमानों को दी गई थी। तो देखिए आप, प्रथम निर्वाचक मंडल मुसलमानों को यहीं से दिया जा रहा है। अब टोटल सीट आपको पता है 69 हो रही है केंद्रीय विधान परिषद में, जिसमें से 37 सरकारी हैं और 32 गैर सरकारी हैं। तो सरकारी तो पूरे अंग्रेज़ों की तरफ रहेंगे,
गैर सरकारी जो 32 हैं उसमें से 27 सदस्यों में से 8 जो है 27 जो है तो चुने जाएंगे और 5 मनोनीत किए जाएंगे। उसमें से 27 में से 8 जो है मुसलमानों के लिए दिए गए थे, 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए तथा 2 सीटें जमींदारों के लिए और 13 सीटें सामान्य या जनरल की थीं, जिसमें सभी लोग आ सकते थे। तो इस तरह से कुछ अधिनियम की विशेषताएं थी। आपसे ये कभी भी किसी पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों को दिया गया तो उसमें कितनी सीट दी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि 8 सीटें दी गई थी। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, है ना। निर्वाचित सदस्य कैसे चुने जाते थे? अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट नहीं चुने जाते थे। एक अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, कहीं से बुलाया जाता था, डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे। स्थानीय निकायों में निर्वाचित परिषद का गठन होता था। जो स्थानीय निकाय हैं उसमें निर्वाचित परिषद का गठन होता था, जो प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तो प्रांतीय विधान परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन करना किसका काम था? स्थानीय निकायों का। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। अब जो प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य चुन लिए गए वो किसका निर्वाचन करते थे? केंद्रीय विधानसभा के लिए। जैसे अभी भी जो विधायक लोग जो हैं वो मिलकर राज्यसभा के लिए जो है वोट डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्रांत के लिए जो चुन लिए गए हैं वो केंद्र के लिए चुनते थे। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आपको बता दिया लागू की गई थी। साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई, बहुत सारी रियायत दी गई थी। उन्हें केंद्रीय एवं विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया। मतलब जितने अधिक 10 लाख की जनसंख्या में एक भेजना है तो इनको और अधिक दिया गया था, मुसलमानों को ज़्यादा रियायत दी गई। ये मुसलमानों को संतुष्टिकरण करने की एक नीति थी 1909 का अधिनियम। आप ये समझ लीजिए, इसका प्रमुख कारण यही था मुसलमानों को खुश करना और मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाना। ये अंग्रेज़ों की नींव यहाँ पर अंग्रेज़ों ने रख दी थी 1909 के अधिनियम से। ठीक है। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया। हिंदुओं में जैसे मतदान के लिए कुछ योग्यता होती थी कि आप इतना टैक्स पे कर रहे हो, 15 रुपये टैक्स पे कर रहे हो तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन मुसलमानों में ये योग्यता को भी कम रखा गया। तो मुसलमानों को ज़्यादा तुष्टिकरण किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है ना। जो व्यवस्थापिका थी, जो लेजिस्लेटिव थी, उसमें क्या उसकी सभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उनके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, उसके कुछ विषयों में मतदान करने, प्रश्न पूछने, साधारण प्रश्नों पर मतदान करने, साधारण प्रश्नों पर बहस करने तथा सार्वजनिक हित के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया व्यवस्थापिका सभा में, जिसमें कुछ भारतीय सदस्य भी होते थे। व्यवस्थापिकाओं को इतने अधिकार देने के पश्चात भी गवर्नर जनरल और तथा गवर्नर को व्यवस्थापिकाओं के प्रस्तावों को ठुकराने का अधिकार था। पर गवर्नर जनरल के पास सर्वाधिक वीटो पावर थी, वो व्यवस्थापिका के किसी प्रश्न को ठुकरा सकता था। यहाँ पर गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर थी, वायसराय को, है ना। वायसराय अब नाम हो गया था। गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, है ना। उसके में जो कार्यकारिणी परिषद थी आपको पता है, जिसमें 15 सदस्य थे, उसमें क्या किया गया? एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। पहले भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया। तो आपको अगर प्रश्न पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो आप बता देंगे सत्येंद्र सिन्हा। तो कुल मिला के 1909 के अधिनियम से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पहले 16 सीटें थी, अब 60 सीटें कर दी गई हैं, किसकी? गैर सरकारी सदस्यों की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जो कि जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल तो दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया है, व्यवस्थापिकाओं को प्रश्न पूछने का, संशोधन प्रस्ताव का दिया गया है, बहुत सारी ये नई चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा क्या दिया गया है? निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। चुनाव की व्यवस्था जो पहली बार इसमें की गई है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें की गई। तो 1919 का अधिनियम संविधान के विकास में क्या क्या योगदान दे रहा है? देखिए, एक तो आपको यहाँ पर वीटो पावर भी समझ में आ रही है। गवर्नर जनरल के पास क्या था? गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, जो नामांकन वाली प्रक्रिया वो। तो इस तरह से 1909 का अधिनियम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट भी आपको मिलते हैं। इसके अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्रवीण GS वर्ल्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके संपूर्ण लेक्चर्स के लिए हमारा एप्लीकेशन है प्रवीण GS वर्ल्ड, प्ले स्टोर पर उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कंप्लीट लेक्चर भी वहाँ आपको मिल जाएंगे। ये शॉर्ट लेक्चर आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें और किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको सारे फैक्ट इसमें से मिल सके। जैसे सत्येंद्र सिन्हा हो गए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो गया, 8 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हो गई। मुसलमानों के लिए क्या है, आय का जो मात्रा है या फिर वो उसकी सीमा है वो भी कम रखी गई।
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छूट के रूप में मुसलमानों को दी गई हैं। तो 1909 का अधिनियम होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का आएगा, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो वो भी महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा। तो 1909 के अधिनियम से यदि आपको कोई डाउट है या आप कोई नया फैक्ट जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उसको सारे लोग समझ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार साथियों, और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में 1919 का अधिनियम, और देखा था उसमें कैसे पृथक निर्वाचन की मांग जो मुसलमानों की थी उसको पूरा किया गया था, और इस्लाम को पृथक निर्वाचन मुस्लिम समुदाय को दिया गया था। और उससे आप जानते हैं भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति जो है वो और बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण अब क्या होता है दोस्तों कि जब आपसे मैंने चर्चा की थी कि बहुत सारी चीज़ें इस समय तक हो चुकी थी, जैसे कांग्रेस का गठन हो चुका था, बहुत सारा नरम दल और गरम दल अपने उत्थान पर थे। इस समय अब जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो अब 1919 का अधिनियम आने के पीछे बहुत सारे कारण थे, और इसके बहुत सारे कारण होने के साथ साथ बहुत सारी यहाँ पर भारत में परिवर्तन भी आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही थी, बहुत सारे आंदोलन होने लगे थे अब भारत में। तो उसको लेकर यहाँ पर 1919 का अधिनियम लाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि एक चर्चा करेंगे कि 1919 के अधिनियम के पीछे क्या कारण थे और क्या क्या इसकी विशेषताएं थीं, और ये कितना महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से 1919 का अधिनियम। तो आइए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, 1919 के अधिनियम जो आया था उससे असंतुष्टि थी। 1919 के अधिनियम में जानते हैं आप बहुत सारी बातें कही गई थी जो कि फुलफ़िल नहीं की गई थी, तो इससे एक असंतुष्टि थी, जिसके तहत लोगों में एक ये था कि अब कोई नया अधिनियम आए जिसमें भारत के शासन की बात कही जाए। आपको मैंने बताया था कि 1905 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग वहाँ पर उठ गई थी, तो उसमें 1919 में कोई उसके लिए क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो लोगों में असंतुष्टि थी कि पूर्ण स्वराज की मांग को तो पूरा नहीं किया जा रहा है, और यहाँ पर दमन की नीति अपनाई जा रही है। क्या है? सरकारी दमन की नीति अपनाई जा रही है। तो अब सरकार क्या कर रही है? यहाँ पर दमन की नीति अपना रही है। तो दमन की नीति क्या होती है दोस्तों? मतलब यहाँ पर जो भी आंदोलन हो रहे हैं या भारतीयों के द्वारा किए गए कृत्यों को क्या किया जा रहा है? दबाया जा रहा है। तो दमन की नीति अपनाई जा रही है। तो एक ये महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि, ये महत्वपूर्ण कारण 1919 के अधिनियम के पीछे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो यहाँ पर 1905 में जो यहाँ पर क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस टूट गई थी, और मुस्लिम लीग यहाँ पर 1908-6 में 1907 में बन गई थी। वो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अब 1916 में फिर से एक हो रही हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो रही हैं। और जो वहाँ पर मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों को समर्थन की बात की थी 1919 के अधिनियम में हमने देखा था, अब वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि अब प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं तुर्की जो एक धुरी राष्ट्र है, जो कि मित्र राष्ट्र नहीं है, जो कि 2 गुट थे, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इससे कि तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हैं ब्रिटेन, मतलब मुस्लिम खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि मुस्लिम लीग अब क्या हो रही है, कांग्रेस के साथ शामिल हो रही है और अंग्रेज़ों का विरोध करेगी। प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि भारत को ज़बरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया जा रहा है, जिसका विरोध चल रहा है, और भारत में बहुत ज़्यादा इसका विरोध चल रहा है। गांधी जी इसमें जो है तो भर्ती करवाने में समर्थन भी कर रहे थे कि इससे हमको बाद में क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो इसका भी विरोध चल रहा है। इसके अलावा ड्यूक ने एक याचना पत्र में 1915 में कहा है कि भारत को अब जो है, भारत में जो है ब्रिटिश शासन अक्षम है। और मेसोपोटामिया का मिशन, मेसोपोटामिया में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार होती है। ब्रिटिश सरकार जो मेसोपोटामिया की होती है वो भारतीय ब्रिटिश सरकार वहाँ पर कंट्रोल करती है। मतलब जो भारत की सरकार है, भारत में ब्रिटेन की सरकार है, वही मेसोपोटामिया में सरकार रहती है। तो वहाँ पर क्या होती है, पूरी तरह से अक्षम साबित होती है। तो मेसोपोटामिया कमीशन का गठन होता है, जो कि क्या बोल देता है कि भारत में ब्रिटिश सरकार, मेसोपोटामिया में भारतीय ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से अक्षम है, पूरी तरह से काम करने में खराब है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पृष्ठभूमि के तौर पर आती हैं कि 1919 का अधिनियम क्यों आ रहा है। होम रूल लीग आप जानते हैं, होम रूल लीग जो है तो एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है। इसकी समाप्ति के बाद कहा जाता है कि हम भारत को क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं जो पृष्ठभूमि के तौर पर हैं। तो इनको लेकर ही अब 1919 का अधिनियम चर्चा में रहेगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। मित्रों, 1919 के अधिनियम के समय आपको देखना है कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो लॉर्ड जॉर्ज यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा दोस्तों भारत सचिव कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू भारत के
सचिव थे और वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेस्क्यू भारत के सचिव और चेम्सफोर्ड, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसलिए कहा जाता है, या मैंटफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड, और इसके पहले कौन सा था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। जो पहले आ रहा है जिसका नाम, वो भारत सचिव हो रहा है। आपको याद नहीं होता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसका नाम पहले आ रहा है। जैसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड है तो मॉन्टेस्क्यू का नाम पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, भारत सचिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते आगे। अब यहाँ पर इसको 1919 के अधिनियम के लिए सिफारिशें कौन कौन करते हैं। एक तो आपको बता दिया था ड्यूक का याचना पत्र था 1915 का। उसके अलावा 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव जो थे, भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये घोषणा कर दी थी कि भारत में अब सुधार किए जाने की आवश्यकता है, भारत में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। तो 1917 में ये घोषणा कर दी गई थी। नवंबर 1917 में सुधारों के लिए, देखिए अगस्त में ये घोषणा की, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा क्या सुधार करना है, इसके लिए भारत में एक कमेटी का गठन किया जाए। तो कमेटी का गठन करते हैं 1917 में, नवंबर 1917 में सुधारों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें विलियम ड्यूक, भूपेन्द्र नाथ बसु और चार्ल्स रॉबर्ट, ये 3 लोग थे। तो भूपेन्द्र नाथ बसु बहुत महत्वपूर्ण नाम होगा, आप यहाँ पर याद रखें, ये आपको जल्दी समिति कहीं मिलती नहीं है। तो कौन है, भूपेन्द्र नाथ बसु। तो भूपेन्द्र नाथ बसु का नाम आप याद रखेंगे, जो क्या करते हैं, इस समिति के सदस्य होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है भारत में सुधारों की देख के लिए, और देखते हैं कि क्या सुधार यहाँ पर भारत में किए जाने हैं। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें देखते हैं आप 1919 के अधिनियम में विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या यहाँ पर डाला गया है अधिनियम जो भारत में आया गया है। तो भारत में जो 1919 का अधिनियम आया, सबसे पहली बात तो याद रखने योग्य ये है कि ये 1921 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 1921 से, 1921 से। आइए देखते हैं एक एक करके इसकी विशेषताएं। पहली चीज़ तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जो केंद्र के विषय हैं और प्रांत के विषय हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। और केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची, 3 सूची अभी नहीं बनाई गई, याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम के तहत विषयों को कितनी सूची में बांटा गया है, तो 2 सूची में बांटा गया है, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में उस समय पर 47 विषय थे और प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए थे। ठीक है, जो केंद्र के विषय थे वो केंद्रीय सूची में, जो प्रांत के विषय थे वो प्रांतीय सूची में। तो पहली बार केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची कहाँ से आई है, 1919 के अधिनियम से। बाद में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से कॉन्क्रीट लिस्ट या समवर्ती सूची भी ले ली गई है। ठीक है ना। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का प्रावधान किया गया है। तो जो केंद्र है, केंद्र समझ रहे हैं आप, केंद्र की जो सरकार है, प्रांतों की सरकार अलग चल रही है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, 2 सदन लाए गए हैं अब केंद्र में। जो द्विसदन अभी हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, ये 1919 के अधिनियम की देन है। तो इसलिए अधिनियम महत्वपूर्ण है 1919 का अधिनियम, इसलिए आपके पीएससी में भी मेंशन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। एमपी पीएससी में अलग से ये टॉपिक में मेंशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विसदन आ रहे हैं, कहाँ पर आपके आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं। जो केंद्रीय परिषद है उसमें 2 सदन आ रहे हैं, एक उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को बोला जा रहा है उस समय पर राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, और निम्न सदन को विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। आप याद रखिए, केंद्रीय विधानसभा राज्य के लिए नहीं है, ये केंद्र के लिए 2 सदन लाए दे रहे हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन क्या है, राज्य परिषद, और निम्न सदन विधानसभा। विधान परिषद का कार्यकाल, राज्य परिषद का कार्यकाल कितना हो रहा है, 5 वर्ष। ठीक है ना, इसमें 60 सदस्य होते थे। और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष होता था, इसमें 145 सदस्य होते थे। इसका भी अलग अलग डिवीजन है कि कितने मनोनीत होते थे और कितने निर्वाचित होते थे, उससे हमें ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हम इतना याद पढ़ लेंगे कि उच्च सदन को क्या कहते थे, राज्य परिषद, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। निम्न सदन को क्या कहते थे, विधानसभा, इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता था। तो क्या हो गया है, द्विसदन लाए गए हैं केंद्र में। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया है, तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान 1919 के अधिनियम के तहत लाया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। आप हमारा प्रवीण जीएस वर्ल्ड का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, जिससे आप सारी चीज़ें रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। डायरेक्ट जो इलेक्शन है ये पहली बार यहीं से आते हैं। हालांकि पूर्ण इसमें सीमित मात्रा में की गई। कुछ लोगों को निर्वाचन दिया गया जो कि कुछ टैक्स पे करते थे, कुछ उनके लिए एक बाउंडेशन था कि आप इतने रुपए गवर्नमेंट को देते हैं, इतना म्यूनसिपल टैक्स देते हैं, तो ही आप क्या कर सकते हैं, निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात अगर पहली बार की गई है कहीं, तो 1919 के अधिनियम से की गई है। तो पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कहाँ की गई है, 1919 के अधिनियम में की गई है। इसके अलावा प्रांतों में अधिक आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन, अब मतलब प्रांतों को स्वायत्त शासन या उत्तरदायी शासन की व्यवस्था यहाँ पर 1919 के अधिनियम से की जा रही है। केंद्र में अभी नहीं की जा रही है, प्रांतों में की जा रही है, स्टेट्स में की जा रही है। और यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम के तहत।
केंद्र में द्विसदन और प्रांत में द्वैध शासन। केंद्र में 2 सदन आ गए हैं, विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है ना, राज्य परिषद और विधानसभा। और प्रांतों में क्या आ गया है, 2 सदन द्वैध शासन आ गया। मतलब द्वैध शासन अर्थात 2 प्रकार का शासन चलेगा। एक शासन तो वो होगा जो कुछ विषय होंगे जो कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल चलाएगी, तो है ना, और कुछ जो चुनाव हुए वाले व्यक्ति हैं वो चलाएंगे। तो कैसा होगा द्वैध शासन, जिसमें आरक्षित विषय होंगे कुछ और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे। तो ये द्वैध शासन की व्यवस्था कहाँ की गई है, प्रांतों में। प्रांतों की जो सब्जेक्ट हैं 50 सब्जेक्ट आपने देखे, 50 विषय कहाँ हैं, प्रांतीय सूची में शामिल हैं। ये प्रांतीय सूची के 50 विषय फिर से 2 रूप में डिवाइड होंगे, जिसमें कुछ आरक्षित होंगे और कुछ हस्तांतरित विषय होंगे, ठीक है। द्वैध शासन की रूपरेखा किसने तैयार की है, लियोनेस कार्टियस ने तैयार की है। लियोनेस कार्टियस ने द्वैध शासन की रूपरेखा तैयार की है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 1919 के अधिनियम में ही प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बार मिला था और पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिला है। किसको मिला है, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला है। सीमित मात्रा में मिला, सभी महिलाओं को नहीं, पहली बार महिलाओं को हुआ। उसके लिए भी कोई बाउंडेशन रख दिया है कि कुछ जो महिलाएं इतना टैक्स पे करती हैं या ये सारी चीज़ें वहाँ पर कंडीशन फुलफिल करती हैं, उन्हीं को वोट देने का राइट दिया गया है। तो पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत। केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिए गए। यहाँ पर आपको पता है रेलवे बजट भी इसी अधिनियम के तहत अलग किया गया था, एकवर्थ कमीशन के रिकमेंडेशन पर, है ना। 1921 में क्या हुआ है कि रेलवे बजट केंद्रीय बजट से अलग हुआ था और राज्य बजट भी केंद्रीय बजट से अलग हुआ 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। ये 1921 से लागू हुआ है। अब यहाँ पर समझिए, देखिए फूट डालो और शासन करो की नीति और कितनी बढ़ाई जा रही है। सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन हैं और यूरोपियन हैं, इनको भी पृथक निर्वाचन दिया जा रहा है। देखिए अभी 1919 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को दिया गया था, अब सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखने योग्य बात है कि सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों इन समुदायों को भी क्या दिया जा रहा है, पृथक निर्वाचन। अभी 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आएगी, उसमें ST SC को भी पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। तो ये क्या चल रही, फूट डालो और शासन करो की नीति लगातार आगे बढ़ रही है। तो अभी यहाँ पर 1919 में मुसलमानों को, 1909 में मुसलमानों को, 1919 में किसको किसको, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को। यहाँ पर 1919 के अधिनियम के तहत ही एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। एक लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है, 1919 के अधिनियम के तहत ही। 1924 में आपको पता है ली कमीशन का गठन होता है, ली आयोग का या रॉयल कमीशन जिसको बोलते हैं उसका गठन होता है। और यहाँ पर 1926 में क्या हो जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन हो जाता है। और इसी अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार लोक सेवा की परीक्षा का आयोजन होता है इलाहाबाद में, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, इसमें हम देखे थे 15 सदस्य होते थे, तो 8 सरकारी और 7 क्या होते थे, गैर सरकारी। तो 8 सदस्यों में से 3 को भारतीयों को भी नियुक्त किया जा रहा है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 कौन हो रहे हैं, भारतीय भी हो रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, अब भारतीयों को इसमें शामिल किया जा रहा है, ठीक है। फिर भारतीय उच्चायुक्त नामक नवीन अधिकारी की एक नियुक्ति की गई। एक भारतीय उच्चायुक्त नामक नवीन पद सृजित किया गया, है ना। 1958 में भारत सचिव पद सृजित किया गया था और 1919 के अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त नामक एक और पद सृजित किया गया। वो अब इंग्लैंड में रहेगा और इंग्लैंड में सारी चीज़ों की देखरेख करके बताएगा। भारत सचिव तो रहेगा ही वो, लेकिन वायसराय की सहायता के लिए हो जाता है। और भारतीय उच्चायुक्त क्या हो जाता है, इंग्लैंड में सारी चीज़ों की रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पर जवाबदार या उत्तरदायी हो जाता है। तो भारतीय उच्चायुक्त की अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है। और नरेश मंडल का गठन होता है ना, नरेश मंडल का गठन होता है। इसमें 121 राजा शामिल होते हैं। ये रियासतों के लिए होता है, ये इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं होता। ये एक प्रस्ताव होता है कि आप नरेश मंडल या किंगशिप जो है, तो प्रिंसेस स्टेट का गठन कर लेते हैं आप यहाँ पर। उसमें 121 राजा शामिल होते हैं। तो 1919 का अधिनियम महत्वपूर्ण हो गया। उसमें महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी कि क्या क्या होती है। देखिए केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। और क्या कर दिया गया है, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची बना दी गई है। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया है ना। इसके अलावा दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार की गई है। महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया, 3 जो सरकारी सदस्य हैं।
उसके अलावा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं 1919 के अधिनियम के तहत की गई। तो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हैं भारतीय संविधान में ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं, इसलिए क्या है संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के बाद अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों अब हम क्या करेंगे 1935 का अधिनियम देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 1935 का अधिनियम देखेंगे। 1935 के अधिनियम के बाद बाकी की सारी चीज़ें देखते हुए हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसके बाद संविधान निर्माण की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर आपको क्या चाहिए यहाँ पर इसका PDF चाहिए है इस वीडियो का जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।